हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल स्टडी शार्क में। बच्चा आज हम एक और नया चैप्टर ले आए आप सबके लिए। ये आपकी कृतिका बुक का चैप्टर जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि अज्ञा जी द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर को आज हम रीड करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले बेटा क्या लिखा है, मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा ही सरल पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है। अच्छा, कठिन क्यों है बच्चे? क्योंकि ये आप प्रश्न कैसे पूछ रहे हो, मैं क्यों लिखता हूँ। भाई हमारा लिखने का मन है, हम लिखेंगे। ऐसा आंसर नहीं दे सकते। क्यों लिखता है कोई लेखक? क्योंकि उसके मन में विचार आता है, वो चाहता है कि वो विचार बाहर निकाले, है ना। क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ स्पर्श किए जाए, विशेष रूप से ऐसे जिन्हें दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है, दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो इसका यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। ठीक है। तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। देखिए बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक के अभ्यांतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उसी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होती है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। फिर है यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी दबाव का। दूसरा यह भी होता है कि बाहरी दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्ती बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव भी है कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते, ना किसी के सहारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार अलार्म इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम लेता है। जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। बेटा मैं पूरा अर्थ आपको समझाऊंगी। एक बार मैं पूरा एक बार रीड कर लेता ताकि मैं आपको संक्षिप्त में पूरा समझा दूं। ठीक है, तो एक बार आप रीडिंग देख लो। यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहाँ अणु का भेदना संभव हुआ। ठीक है बेटा, यानी कि एटम को आप लोग जो है क्या कर रहे हो, भेद रहे हो। भेदना मतलब कि अणु को आप खोल रहे हो। जब अणु को बेटा, अणु के अंदर जब हम प्रोटॉन्स वगैरह निकालते हैं तो आपका बम बनता है, वो आपने पढ़ा होगा। आई थिंक सो, जो विज्ञान के छात्र होंगे, जिनको विज्ञान में बहुत रुचि है। वैसे तो ये अभी इतनी छोटी क्लासों में नहीं है, बड़ी क्लासों में है। परंतु अगर आपने थोड़ा सा कोई रुचि वाले विद्यार्थी होते हैं जिनको बड़ी रुचि होती है विज्ञान में, तो वो और भी ज्यादा इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो उनको शायद इस बारे में पता हो कि किस तरह न्यूक्लियस से जो अटैच प्रोटॉन्स होते हैं उनको अगर हम निकाल दें तो बम बन जाता है। ठीक है।
ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लिखा है रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबका पुस्तकीय व सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े, उस और उसके परवर्ती प्रभावों का भी वर्णन पड़ता था। इस प्रकार उनके प्रभावों का ऐतिहासिक परिमाण प्रमाण भी सामने आया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है, वह भौतिक पढ़कर आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं, जबकि उन्हें आवश्यक थोड़ी सी होती है, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ती है, उसे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तो हिरोशिमा भी गया, और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ के आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात करती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो गठित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के समान ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, और वह तब अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसे अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर की एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा होगा, और विस्फोट के बिखरे हुए धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है बच्चे? जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्हें पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूचा ट्रेजेडी पत्थर पर लिखी गई। तो ये आप बेटा देख सकते हो किस तरह आपको यहाँ पे एक पत्थर में छाया टाइप की दिख रही है। अब नेक्स्ट है, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं एहसास एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठते बैठते। ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं। मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है। यही मेरी निकट महत्व की बात है। ठीक है। अब बच्चे इस कविता में कवि बताते हैं, कवि आपको दो चीज बताते हैं। पहला तो बच्चे कवि आपको बताते हैं कि लेखक क्यों लिखता है, आखिर क्या ऐसी हो जाती है कि हमें लिखना पड़ता है। तो वह पहले तो ये बात करते हैं कि बेटा लेखक इसलिए लिखता है क्योंकि लेखक को खुद ये जानना होता है कि वह क्यों लिख रहे हैं। दूसरा, वह विवशता के बारे में बता रहे हैं। विवशता दो प्रकार की वो बताते हैं, एक तो खुद भीतरी विवशता जो है, और एक बाहरी दबाव से जो आपको विवशता आती है, जो दबाव आता है कि भाई आपको ये लिखना है, आपको एक काम करना है। ठीक है। अब वो बताते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बाहरी दबाव के बाद ही जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना भी कुछ चीज स्पष्ट करना होता है, इस कारण वो लिखते हैं। तो जैसे वो बताते हैं, अलार्म का आपको एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, कि जैसे आपका अलार्म है। अब कुछ लोग क्या होता है, बिस्तर से तब तक नहीं हिलते हैं जब तक कि उनका अलार्म ना बज जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी उठ जाते हैं, पर अगर अलार्म भी बज जाए तो भी उनको कोई परेशानी नहीं होती। और जो हमारे लेखक थे वो इसी प्रकार के थे, उनको अगर अलार्म ही बज जाए तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है। पर वो खुद भी स्वयं से उठ जाते थे, यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि अगर वो वैसे तो खुद भी लिखते हैं, लेकिन अगर उनको बाहर से भी कोई दबाव डाले लिखने का, तो उनको कोई बाधा उसमें नहीं होती थी, वो उसमें भी लिख लेते थे।
फिर वो आपको बेटा एक इंसिडेंट बताते हैं हिरोशिमा का, जब वहाँ पे बॉम्ब गिरा था। वो आपको पहले तो इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो जो है इस विज्ञान के ही विद्यार्थी रहे, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से जब हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था और जब वहाँ गए थे, तो उनको एक अनुभूति हुई। अनुभव और अनुभूति में उन्होंने डिफरेंस बताया। अनुभव यानी कि बच्चे कोई भी चीज़ हमने अनुभव किया, हमारे पास एक्सपीरियंस है। कि हमने ये चीज़ देखी, ठीक है? हमने ये चीज़ अनुभव किया कि ऐसा-ऐसा हुआ होगा। अनुभूति का मतलब बच्चा वो होता है, जब आप भी उसी इंसिडेंट को महसूस कर रहे हो। जैसे हिरोशिमा में आप जो है उससे प्रभावित नहीं थे। हिरोशिमा में आपको बॉम्ब नहीं लिखा था, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु आपने वो अनुभूति अपने अंदर ली। आपने वो महसूस किया कि शायद लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा, ठीक है? इसी प्रकार बेटा वो जो है उस छाया के बारे में बताते हैं, जो पूरी कहानी कह रहा था, ठीक है? उस छाया में आपने देखा होगा किस तरह से रेडियम तत्वों का वो बता रहे थे जो कवि हैं, और उस छाया पूरी कहानी कहता है किस तरह वहाँ के लोग प्रभावित रहे होंगे, किस तरह उनको नुकसान पहुँचा होगा। तो तब बेटा जब उन्होंने ये सब देखा, जब उन्होंने ये अनुभूति अपने अंदर धारण करी कि ऐसा-ऐसा मई वो वहाँ मौजूद नहीं थे, जब वहाँ अणु विस्फोट हुआ तब वो वहाँ नहीं थे। परंतु क्योंकि उन्होंने अनुभूति की, उन्होंने महसूस किया कि वहाँ लोगों को ऐसा हुआ होगा, वो भी वहाँ के जो है भागी बन गए। वो भी ये कर गए कि हाँ, मैंने भी हिरोशिमा का विस्फोट जो है होगा ही। ठीक है? तो वो जो विवशता उनके मन में जागी कि नहीं ये मेरे अंदर तक ही नहीं रहना चाहिए, मेरे को बाहर भी ये लाना चाहिए, मेरे को अपने विचार बाहर रखने चाहिए। तो इस कारण वो लिखते हैं। ठीक है? समझ में आ गया बच्चे? तो ये चैप्टर आपको यही बताता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये कविता अच्छी है या बुरी है इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सत्य है क्योंकि अनुभूति प्रस्तुत है, यही मेरी निकट महत्व की बात है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है? तो बच्चे ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, मैंने आपको फटाफट समझा भी दिया है क्या कवि कहना चाहते थे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कई अधिक मदद करती है क्यों? तो अनुभव एक्सपीरियंस आपको मदद नहीं करता। अनुभव तो क्या है बेटा आपने अनुभव करा, लेकिन जब आप उसको अपने शब्दों में जाया करोगे तो आपके अंदर वो नहीं आएगी, क्या कहते हैं, जो हमें फीलिंग चाहिए होती है, जो हमें लेखन चाहिए होता है वो नहीं आ पाएगा क्योंकि आप अपनी भाषा में लिख रहे हो, शुद्ध भाषा में लिख रहे हो, आप वो बयां नहीं कर पा रहे हो जो वहाँ एक्चुअल में हुआ था, आपने थोड़ा थोड़ा लिख दिया। पर जब आप अनुभूति धारण करते हो, अनुभूति यानी कि आप उस चीज को महसूस कर रहे हो, आप वहां थे नहीं परंतु आपने वो चीज महसूस करी। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आप जो है और भी सुंदर जो है लेख लिख पाते हो, आप और भी अच्छी तरह अपने विचारों को जो है प्रकट कर पाते हो। इसलिए बेटा क्या ज़रूरी है? अनुभूति ज़रूरी है, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो उन्होंने ये तब महसूस किया जब वो लौट रहे थे, है ना? तब उन्होंने अपने को जो भी उन्होंने देखा सब, जो भी उन्होंने पत्थर में वो छाया देखी, तो उससे उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो भी इसके भोगता है। उनको ये चीज़ खुद महसूस हुई कि यहाँ के लोगों को कितना दर्द हुआ होगा और तब उन्होंने अपने आप को माना कि वो भी जो है हिरोशिमा के विस्फोट का भोगता है। मैं क्या लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन-सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो पहला तो बेटा जब भी कोई इंसान देखो उन्होंने 2 केस बताए थे। एक तो होती है विवशता और एक लेखक खुद जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है, ठीक है? तो विवशता क्या होती है कि क्या कहते हैं आपको बाहर से कोई दबाव डाल रहा है आपको कुछ जो है लिखना है, आर्टिकल लिखना है तो उसमें बेटा वो लिखते हैं, ठीक है? दूसरा वो खुद भी लिखते हैं जो चीज़ वो अनुभूति अनुभूति जो उनके अंदर आती है वो उसको भी प्रकट करते हैं। किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को भी को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत। तो अब अगर मैं आपको बताऊँ तो वो जब कोई चीज़ लिखते हैं तो अब हमारे अंदर कुछ विचार आए, हमने वो चीज़ पढ़ी, तो हमें भी वो विचार को व्यक्त करने के लिए हमें भी लिखने की वो इच्छा पैदा होगी हमारे अंदर, ठीक है? तो ये जो है आपका दबाव कौन-कौन से हो सकते हैं, तो अगर ये दबाव की बात करूँ बेटा मैं, तो दबाव मैंने आपको बताया बाहरी दबाव एक तो कि आपसे बोला जा रहा है कि आप ये लिखो, वो लिखो और एक होते हैं भीतरी दबाव कि आपने जो अनुभूति करी है आपको उसको ज़ाया करने का मन हो रहा है, आपको उसको लिखने का मन हो रहा है, ठीक है? क्या जो आपका यहाँ पे लिखा है बाहरी दबाव जो है, बेटा केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी? बिल्कुल करते हैं, जैसे आप एक्टरों को देख लो बेटा, या तो इनको खुद मन करेगा कि यार हम तो कुछ करना ही है, या इनको बाहर से दबाव आएगा कि आप करो एक्टिंग करो। अगर हम सिंगरों की बात करें तो सिंगर लोग क्या होते हैं, सिंगर लोग पहले तो खुद बनाते हैं अपना गाना, खुद भी गा सकते हो या फिर उनको बाहर से कहेंगे कि हमने गाना लिखा है आप ये गा दो प्लीज, है ना? तो इस तरह होता है। हिरोशिमा में लिखी कविता लेखक के अंत
वह जो यहाँ पे आपका लिख रखा है कि दोनों दबावों का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है? तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो वो दोनों दबाव का परिणाम है, कि हम ऐसे इसलिए कह सकते हैं। पहले तो बच्चे अनुभूति खुद लेखक को अपने मन से होती है कि मेरे को लिखना ही है, लिखना ही है। दूसरा, जो उनके अंदर वो विवशता भी थी कि यार मेरे को कुछ ना कुछ, अब उनके अंदर ये तो, क्योंकि यार देखो लेखकों का काम क्या है, ये बताना भी है, कुछ ना कुछ जो भी काम कार्य करना है, तो उनको ये भी होगा, अंदर से रहा होगा कि यार नहीं, मैं ना ये उसमें भी दे दूंगा, प्रकाशन लोगों को भी जो है छपवा दूंगा ताकि लोग भी इसको पढ़े। तो वो दोनों का ही दबाव आप बोल सकते हैं। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ-कहाँ किस तरह हो रहा है? आपको पता ही है बेटा, जो इतनी सारी वॉर्स होती हैं, आप पहलगाम अटैक देख लो, वहाँ भी जो है इस तरह से जो विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? अपनी जनता को, अपने खुद जो मनुष्य भाई-बहन है, उन्हीं को मारने के लिए हो रहा है। तो ये विज्ञान का दुरुपयोग ही तो है, जिसमें मनुष्य खुद ये विज्ञान से चीज़ें बना रहा है और खुद ही का नुकसान कर रहा है, ठीक है? उसके बाद है, एक संवेदनशील युवा नागरिक हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? हम लोगों को जो है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो है बताना चाहिए विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में, कि इस तरह से चीज़ें हो सकती है, इसलिए आपको ये इनका गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको इससे और भी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, जिससे हम और भी ज़्यादा खोज कर पाएँ, ठीक है? तो आई होप बच्चे चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।